गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने इसका पहला लेक्चर दिया था। आज हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, तो पहला लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा और आज हम लोग नर्स इक्वेशन प्रूव करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और समझेंगे अच्छे से आगे की कहानी। ठीक है, तो देखो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये सॉल्यूशन होता है और इस सॉल्यूशन में जो मेटल होता है उस मेटल का सॉल्यूशन होता है। मतलब ये कि जिंक मेटल अगर होगा तो इसमें अंदर जिंक का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ कॉपर का मेटल है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप ध्यान रखें कि जो मेटल इसमें आता है, मीन्स अगर सिंपली समझने के लिए अगर हम बात करें कि जो मेटल रॉड इसमें पड़ेगी या जो इलेक्ट्रोड पड़ेगा उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। ठीक, अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पे अभी बेसिकली बात किए थे सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद अब बात आएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये कहाँ से जनरेट हुआ, तो हमने इसे नॉर्मली आपको समझा दिया था। अभी इसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे नॉइज़ इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हमारा नॉइज़ इक्वेशन भी पहले लेक्चर में रह गया था, उसको मैंने पूरी तरह से प्रूव नहीं कराया था। तो देखिए, यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ये आपका प्लेट है। ठीक है, ये कोई एक मेटल प्लेट है। ठीक है, तो इस मेटल प्लेट का अगर मैं जिंक की ही बात करता हूँ तो इसमें देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपका सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का भी डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले इसमें देखिए आप कि होता क्या है कि सपोज ये जिंक की, ठीक है, मेटल इसमें डाली गई जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब इसमें होगा क्या कि जिंक इस वाले मेटल से जिंक के जो आयन्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब दुनिया भर के जिंक के आयन निकलना स्टार्ट होंगे वन बाय वन करके और सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस पे जो ये मेटल है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि इस मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रुकेंगे। ठीक है, मेटल पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। ठीक, और जो चार्ज होगा वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। ठीक, तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, ये बात समझिएगा, इसमें चार्ज चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा मेटल पे। फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, इस बात को आप समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसमें बस इतना बात ध्यान देना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, इलेक्ट्रॉन वहीं रह जाएगा बट चार्ज चला जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। तो ऐसा होने की वजह से ये कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक, और यहाँ पे और सेकंड साइड पे आप देखोगे कि इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कॉपर प्लस यानी कॉपर के जो आयन हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और SO4 2 के जो आयन्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। मतलब ये वाले जो चार्जेस हैं वो प्लेट पे जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस पे आ जाएंगे प्लेट पे, तो अंदर इस सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में ये वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दोनों साइड एक पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन एक नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन। तो चार्ज सेपरेशन आया, मतलब पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को बहुत बेसिकली समझना है हमें। ठीक है, तभी ये बात समझ में आती है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रबल करना स्टार्ट करेगा और यहाँ ट्रबल करके आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये जो रॉड होती है, ये रॉड कैसी है, ये रॉड हो गई पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव रॉड है और ये नेगेटिव रॉड है। बस सॉल्यूशन इसका क्या है, पॉजिटिव सॉल्यूशन, इसका नेगेटिव सॉल्यूशन। ठीक, इस बात का ध्यान देखिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे एक साइड ऐसा क्यों हो रहा है कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट पे रह जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड साइड आप देख रहे हो कि यहाँ पे सॉल्यूशन से चार्ज निकल के प्लेट पे आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ होगा कि ये दो पार्ट में बटा हुआ है। वन साइड क्या हो रहा होगा कि टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की। ठीक, एक साइड होगी ऑक्सीडाइज होने की और दूसरे साइड होगी जो टेंडेंसी होगी वो रिड्यूस होने की होगी। तो दोनों टेंडेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है। ऑक्सीडाइज में आपका क्या हो रहा है, आप जानते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
और इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस प्रोसेस की वजह से ऐसा हो रहा है। और समझिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सपोज दैट ये हमारा जो रॉड है ये मेटल है, जो जिंक का मेटल है, और ये इसका जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब इसका क्या होगा, थोड़े समय बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे या फिर जिंक प्लस निकलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो जिंक के आयोन्स हैं वो कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी इसमें जिंक के जो आयन्स हैं वो थे। तो थोड़े समय बाद क्या होगा कि इसमें से जो ये जो हमारा प्लेट है, यानी कि जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है, इसके इलेक्ट्रोड से जिंक के आयन्स निकलना स्टार्ट होंगे। एक जिंक के आयन्स, दो जिंक के आयन्स, ऐसे बहुत सारे निकलना स्टार्ट होंगे। और जो सॉल्यूशन है उसमें ऑलरेडी जिंक सल्फेट का आयन पर, मतलब जिंक सल्फेट उसमें है, तो जिंक के आयन्स ऑलरेडी उसमें है, मींस पॉजिटिव अंदर है ऑलरेडी, और पॉजिटिव बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन रुके थे वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे ऊपर की तरफ, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और यहाँ जाएंगे ट्रेवल करके। अब देखिए यहाँ पे दूसरी साइड क्या हो रहा था, इस साइड आप देखोगे तो इस साइड क्या हो रहा था कि यहाँ से ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें से कॉपर के आयंस निकलना स्टार्ट होंगे, ठीक, वो प्लेट पे जा कर के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट के साथ, यहाँ पे पॉजिटिव है ऑलरेडी निकल रहा है, और प्लेट पे इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में क्या होंगे, अट्रैक्शन होगा, अटैच हो जाएंगे। तो इस पे जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगी इसके यहाँ प्लेट के सरफेस पे, ठीक है, ये सेकंड साइड होगा। तो ये प्रोसेस है पूरा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो बेसिकली कि दोनों साइड हो क्या रहा है, ठीक है, इस साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, और उधर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, यानी इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की है। तो बात आपको समझ में आ गई कि इन दोनों की टेंडेंसी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, बात यहाँ क्लीन हो गई है। अच्छा, अब आपको समझना ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो बेसिकली था क्या। तो मैंने वहाँ डेफिनेशन में नॉर्मली बता दिया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है कि वो डिफरेंस बिटवीन प्लेट इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। हाँ, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा था मैं कि सपोज दैट ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक का एक मेटल डाल दिया गया, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि जो मेटल होगा उसी का सॉल्यूशन भी होगा। तो ठीक है, जिंक की रॉड डाल दी गई यहाँ पे। अब देखिए कि यहाँ पे मैंने पहले बता रखा है कि यहाँ से क्या होता है कुछ समय बाद, अब ये रिएक्शन जो हो रही है ये रिएक्शन खुद से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ एक टर्म यूज़ किया जाएगा कि ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मतलब ये नेचर में ऐसे ही देखे गए कि ये अपने आप हो रहे हैं, ठीक है, इस पर कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ अप्लाई नहीं की गई है, ये खुद से हो रही है। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि इस रॉड से जिंक के आयंस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक, जिंक के आयंस निकलना स्टार्ट होते हैं, वो सॉल्यूशन में चले जाते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, इसके सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े रह जाते हैं। तो देखेंगे कि इस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, जो प्लेट थी, जो रॉड थी, जो इलेक्ट्रोड था, उस पर क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। इसको इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते भी हैं। और जो सॉल्यूशन है यानी इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट में कैसा चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव सॉल्यूशन है ये। तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव सॉल्यूशन है, किसका, पॉजिटिव सॉल्यूशन यानी पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन किसका है, इलेक्ट्रोड का, क्लियर। और जो रॉड है, रॉड पे कैसा हो रहा है, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन, सॉरी नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा होने की वजह से दोनों में चार्ज सेपरेशन आया। तो चार्ज सेपरेशन की वजह से ही यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, ईपी यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप क्या बोल सकते हो कि ये जो होता है चार्ज, यानी कि जो रॉड पे जो था, ठीक है, उसका और जो सॉल्यूशन का चार्ज था, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसी को कहते हैं ईपी यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंपल सी भाषा में अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहो तो आप सीधा ये बोल सकते हो कि मेटल पे जो चार्ज होता है वो चार्ज और जो सॉल्यूशन का चार्ज होता है यानी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है,
ठीक है, वही होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेसिकली ये इसकी डिफिनीशन थी। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि जब पहले तो ये नॉर्मली हमारा एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एक सेल का या फिर एक मेटल का और मेटल के रॉड का और उसके सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल आया। लेकिन ये चीज़ क्या होगी कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, वो हम आगे सीखेंगे, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो हम आगे देख लेंगे। पहले अभी हम लोग नॉर्मली सारी बातें यहाँ समझ लेते हैं कि और क्या क्या बातें हो सकती हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर के। तो हम लोग ने पूरी तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझा, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। तो देखिए सारी कहानी वहीं से बढ़ना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे मैंने बेसिकली वही दो सॉल्यूशन लिए हैं, सेम सॉल्यूशन। ये रहा हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक, और ये रहा हमारा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बात मैं और बताऊँगा कि जो सॉल्ट ब्रिज लगाए जाते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज में एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। उसका काम क्या होता है वो हम थोड़ा जान लेते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है। कि सपोज दैट यहाँ पे एक ये जो है सॉल्ट ब्रिज बनाई गई और इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं, जैसे कि NH4Cl हो सकता है, ठीक, KCl हो सकता है, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो मैं बेसिकली KCl का एग्जांपल लेके समझा दूं आपको कि सपोज दैट KCl हमने लिया, ठीक है। तो KCl का क्या होगा कि इसके दो चार्ज K+ और Cl-, ठीक। यहाँ पे हो रहा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये न्यूट्रलाइज करते हैं, जो चार्ज होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं ज़्यादा चार्जेस को। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि इस सॉल्यूशन में बहुत सारे चार्ज थे, किसके, जिंक के, ठीक है। जिंक के पॉजिटिव चार्ज बहुत थे, बढ़ रहे थे, ठीक। ऐसा होने से अब चार्ज एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये क्या होगा, जब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो Cl इस तरफ ट्रेवल करके आएगा और यहाँ पे Cl- है और इसके पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के उसको न्यूट्रलाइज करेगा या फिनिश करेगा या कम करेगा। सिमिलरली K+ इस साइड क्या था, इधर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ रहे थे क्योंकि कॉपर से कॉपर के, ठीक है, कॉपर प्लस के आयन तो आगे निकल जा रहे थे और यहाँ से अंदर केवल S4 के S4 का जो आयन्स था वो बढ़ रहा था, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा था। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से यहाँ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता, तो K+ इधर ट्रेवल करके आएगा और इसको क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा या फिनिश करेगा। तो इसीलिए ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिलाए जाते हैं जो सॉल्ट ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और आगे देखिए, अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए यहाँ पे हमने देख लिया था कि दोनों साइड, ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन है, फिर से वही सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये रहा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये हमारा रहा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और यहाँ पे ये रॉड हमारी किसकी है, कॉपर की, और ये जिंक की, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दूसरी साइड, इस साइड हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक, और इस तरफ हो रहा है रिडक्शन हाफ सेल। ये आपको पता है, पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हो। अब देखिए, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि सपोज दैट आपके पास ये दो कंटेनर हो गए, वही सेम कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी वही हो गया। यहाँ पे हमने जिंक का एक मेटल डाला, ठीक है, ये जिंक रॉड है, तो ये जिंक की रॉड हो गई और ये हमारा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पे हो गया इस साइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और यहाँ हमने एक कॉपर की रॉड डाल दी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वही EMF है। तो इस साइड वाला जो है, ठीक है, इस साइड वाले को हम क्या लिखेंगे, EMF ऑफ एनोड, ठीक है, EMF ऑफ एनोड। और इस साइड वाला क्या है, EMF ऑफ कैथोड, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको। तो ये हो गया EMF ऑफ एनोड कैथोड और ये हो गया EMF ऑफ एनोड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेल का EMF निकल के आएगा, ठीक है। तो जो
EMF ऑफ सेल आपका आने वाला है ई सेल इक्वल्स टू वो आएगा EMF ऑफ कैथोड माइनस EMF ऑफ एनोड। ठीक है, मैं साफ लिख देता हूँ अगले पेज पे, आप इसको समझ लीजिए। तो जो आपका फाइनल फार्मूला बन के आएगा यहाँ पे, यानी कि सेल का जो EMF आएगा, सेल EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू EMF ऑफ कैथोड माइनस EMF ऑफ एनोड। ठीक, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और समझेंगे कि इसका यूज़ क्या है, क्योंकि बेसिकली आपको पहले EMF ऑफ सेल ही निकालना होता है। ठीक है, जब आपको EMF ऑफ सेल पता होता है तब आप आगे बढ़ते हो, आपको नॉस इक्वेशन में इसका यूज़ करना होगा। ठीक, तो ये फार्मूला आपके माइंड में बिल्कुल बना होना चाहिए। अब एक चीज़ और देखिए, इसको हम एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जो EMF ऑफ सेल होता है उसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि EMF ऑफ कैथोड का मतलब क्या है कि ये किधर हो रही है, रिडक्शन हाफ सेल में हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस EMF ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, ये बात क्लीन है। तो ये भी हमारा फार्मूला बिल्कुल वहीं से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब क्या होता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, कोई भी चीज़ जब मेजर की जाती है तो उसको एक स्टैंडर्ड कंडीशन में फिक्स किया जाता है पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी एक स्टैंडर्ड कंडीशन आएगी जिसको SEP यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, ये कैसे आया, तो इसके लिए पहले हम अभी हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। पहले देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इससे कौन कौन सी वैल्यू फिक्स होती है। पहला नंबर टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड या फिर केल्विन में 298 केल्विन होता है। और जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो होता है वो 1 मोलर होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, क्लियर है। और जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है। तो ये सारी बात आप ध्यान रखिए कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये चीज़ आपको दे देगी, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम में ये सारी वैल्यूज़ दे रखी होती हैं। ओके, तो देखिए अब बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ये बेसिकली शो किया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे नॉट लगा के। तो हम नॉट से समझते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात कही गई है। यहाँ से इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक, ये फार्मूला होगा जब स्टैंडर्ड की बात कही जाएगी, मतलब लोग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे बोथ साइड। या इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मीन्स वही चीज़, सेम चीज़ कि दो साइड में हो रही थी। ठीक है, दो साइड में हो रही थी तो एक साइड का स्टैंडर्ड कंडीशन दूसरी साइड का स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन सेल का निकल के आएगा। ठीक, ये बस माइंड में इतना होना चाहिए। सेम फार्मूला है, बस स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड चीज़ें ली जाएंगी स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, तो ये फिक्स होता है जो वैल्यूज़ मैंने अभी बताई हैं आपको, कि आपको टेम्परेचर जो होगा आपका 25 सेंटीग्रेड होगा, आपका प्रेशर होगा 1 ATM होगा और आपका कंसनट्रेशन होगा 1 मोल। तो ये 1 मोलर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये कंसंट्रेशन फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में सब चीज़ें सारी वैल्यूज़ फिक्स थी, लेकिन अब क्या होगा कि अगर वैल्यू फिक्स ना हो, कंसंट्रेशन फिक्स ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। तभी आई थी हमारी नर्स इक्वेशन, इस बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तभी नर्स इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि हम किसी भी तरह का कंसंट्रेशन हो चाहे जैसा भी कंसंट्रेशन हो, हम आसानी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकें। ठीक है, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग नर्स इक्वेशन ये आई कहाँ से, इसको प्रूव करते हैं। हाँ, तो जो नर्स इक्वेशन होती है वो नॉर्मल जो उसका फार्मूला होता है जो हम देखते हैं अक्सर, वो कुछ ऐसा फार्मूला होता है, EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 2.303 बाई NF/RT log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये फार्मूला होता है।
या फिर इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, और जब हम न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं तो इस फार्मूले का यूज़ ना करके इस फार्मूले के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाता है, जहाँ पे आर टी हमारा वैल्यू होता है इसका फिक्स टी। हाँ, तो फार्मूला जो आता है फाइनली वो आता है ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आसान सा फार्मूला होता है और इसका यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अब ये ई सेल जो आपका यहाँ लिखा हुआ है, ये ई सेल कहाँ से आता है? देखिए यही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ई सेल जो आपने देखा था सबसे पहले, अभी ऊपर ही सीखा है, तो ये फार्मूला क्या था? ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला गया है। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ एनोड। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। ये जब वहाँ से आप निकालोगे तो ये चीज़ निकलेगी और यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस फार्मूले को प्रूव करते हैं। देखिए, तो थर्मोडायनेमिक में हमने ये फार्मूला देखा था चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि था डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ एम एफ ऑफ सेल। ठीक, ये चीज़ आपने देखी थी और स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही देखा था आपने, स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो ये था एन एफ एम एफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक, तो ये फार्मूला था, ये आपके माइंड में होगा अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा। इसका हम लोग यूज़ करेंगे और फार्मूले को प्रूव करेंगे, नॉस इक्वेशन को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो टोटली चेंज इन एनर्जी आई थी या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो आई थी वो आया था डेल्टा जी एंड डेल्टा जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस 2.303 RT log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको आगे रिपीट करूँगा। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यानी कि चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इन दोनों की वैल्यू जो है आपके सामने दिख रही है, यहाँ पे आपको पुट करना है इसी इक्वेशन में। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है ऊपर ये वैल्यू और ये जो नीचे दिख रही है ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू उठा करके आपको यहाँ पुट कर देना है इस इक्वेशन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फार्मूला हमारा आ गया था डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और फिर था चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस 2.303 RT log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपने पीछे देखा होगा फार्मूला, तो फार्मूला फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस एन एफ फिर एम एफ ऑफ सेल इक्वल्स टू माइनस एन एम एफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और नॉर्मल के लिए नॉर्मल यूज़ करेंगे। क्लियर, फिर यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा 2.303, यहाँ होगा RT और होगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस NF MF ऑफ सेल इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस, अब क्या होगा, माइनस NF कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का MF कितना होगा, ये माइनस माइनस कॉमन हुआ है तो माइनस बाहर हो जाएगा और NF डिवाइड भी होगा। ठीक है, तो 2.303 RT डिवाइड बाई NF। ठीक, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है, और फिर ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आपको जो बचा हुआ फार्मूला दिख रहा है वो नॉस इक्वेशन ही है। ठीक है, मैं आगे लिख लेता हूँ क्लियर। तो आप देखोगे यहाँ पे ये आपका आ गया ई सेल इक्वल्स टू एम एफ ऑफ एट स्टैंडर्ड कंडीशन सेल माइनस
303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपका फार्मूला आ गया हुआ है नॉस्ट इक्वेशन का। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए और इसको प्रूव करना सीख लीजिए। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में 100% है, चांसेस के आने के है ना, आ सकता है। और इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाएगा तो ये फार्मूला कैसे बन जाता है, ई सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का EMF माइनस कितना आया था 0.059 N, उसके बाद था log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, यहाँ पे ये कैसे आया हुआ है, R जो होता है, R की वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन पे फिक्स होती है, कितना होती है 8.31 और T की वैल्यू फिक्स होती है 298 केल्विन। तो वो आप पुट करके सॉल्व कर सकते हो, आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये याद कर सकते हो आप आसानी से न्यूमेरिकल करते वक्त, और प्लस ये दोनों ही ध्यान रखें। ठीक है, न्यूमेरिकल के वक्त आप ये सेकंड वाली जो नीचे वाली है ये आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो, आसानी से आपका आंसर आ सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल हैं उनकी एक सीरीज़ रेडी है यहाँ पे, और ये सीरीज़ किस बेसिस पे बनाई गई है उसको समझना है। ये रिलेट की गई है हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उससे रिलेट करके बनाया गया है। ठीक है, उसको फिक्स किया गया है, तो ये सबका अलग अलग है। ठीक, और ये पूरी लिस्ट है और इसको हमने पहले ही बताया हुआ है, तो आपको याद नहीं करना है। बस थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिनका सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होंगे। ठीक है, ये छोटी सी बात ध्यान रखना। ठीक है, और जिनका कम होगा वो रिड्यूसिंग होंगे, इतना ध्यान रखना है। और इस सीरीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर हल्का सा माइंड में रहेगा तो ज़्यादा ही बेटर होगा। बस खास कीजिए, देख लीजिए कि किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और किसका सबसे कम है। ठीक, इतना बात अगर ध्यान रहेगा तो आप कुछ बातें सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए ये चीज़ें लिखी कैसे गई हैं, ये हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उससे रिलेट करके लिखा गया है, उसी के रेफरेंस में लिखा गया है। ये चीज़ कैसे हुई है, तो पहले हमें देखना होगा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है वो क्या है, वो कैसे जनरेट किया गया और उसको कैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन लिखी जाती है जो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है। अब ये चीज़ क्या हुआ है कि जैसे स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि अगर जब तक 2 से हाफ सेल नहीं होंगे तब तक हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं लिख सकते। तो वैसा उसको क्या करते थे कि किसी सिंगल सेल का, अगर सिंगल मान लेते हैं कोई सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, ठीक है, तो इसका कैसे हम पता करें। ठीक है, तो वो पता करने के लिए क्या किया गया कि एक रेफरेंस बनाया गया ताकि हम उससे रिलेट करके बता दें। इसको 0 मान लिया गया अगर हाइड्रोजन को, तो इसके साथ इसको रिलेट करके इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स कर दिया गया। तो ये सारी बात ध्यान रखें आप। और यहाँ पे देखिए हुआ क्या सारा प्रोसेस कि यहाँ पे लिया गया HCl का कंसंट्रेशन और यहाँ पे डाल दिया गया एक इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोजन के आयंस निकलना स्टार्ट होंगे और यहाँ पे नीचे एक फाइल लगाई गई। इस फाइल में पे जा कर के सारे इलेक्ट्रॉन अटैच जो है जुड़ने लगे, सारे आयंस आने लगे, इकट्ठा होने लगे। ठीक है, इस जगह पे जहाँ ये फाइल लगाई गई, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस, आयंस इकट्ठा हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरह का चार्ज सेपरेशन जनरेट हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या बच गए होंगे Cl माइनस, और इस पर कौन से आ गए पॉजिटिव वाले, तो इन दोनों में चार्ज सेपरेशन हो गया, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में ही सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे गए हैं। ठीक है, तभी अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, आप उसको देख के समझ लीजिए कि कैसे किसी दूसरे यानी किसी इंडिविजुअल सेल का या फिर किसी इंडिविजुअल हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ी। ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको इंसर्ट SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक,
इसी के रेफरेंस में किसी और दूसरे का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाने लगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आपका। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा रिएक्शन जो हुआ था, अभी मैंने पीछे जो सीखा था वहाँ पे ये पूरी सेल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे एक साइड हमारा क्या था, अगर इसको हम देखें, इसका सेल रिएक्शन जो था वो क्या था कि जिंक से हुआ था जिंक आयन, ठीक है, और कॉपर से हुआ था कॉपर। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे एक साइड क्या हो रहा था, एक साइड हमारा इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा था, एक साइड रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा था। तो इन दोनों का डिफरेंस कर रहे थे, तो इन दोनों के डिफरेंस से ही हमें क्या पता चल रहा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल रहा था। ठीक, तो ये चीज़ हमें तब पता चल रही थी कि जब इनका डिफरेंस निकाल लेते। तो अगर ये मान लें हम किसी एक इंडिविजुअल हाफ सेल का चाह रहे हैं, इसका चाह रहे हैं एक साइड का, तो हम कैसे निकालेंगे, या फिर इस साइड का चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की, CSHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो ये चीज़ अलग से एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया और उसी के रेफरेंस में लिखा गया, इसीलिए उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही होता है एम ऑफ सेल क्या होता है, यानी ई सेल इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो लेफ़्ट एंड राइट। तो ये चीज़ हमें पता है स्टार्टिंग से ही। और ये फाइनली कैसे लेफ़्ट और राइट का, यानी कि पहले जिंक का फिर कॉपर का, ये दोनों का डिफरेंस निकाला गया। तो ये 1.10 वोल्ट आया हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो ये है इसका रिएक्शन, और यहाँ पे पहली जो हाफ रिएक्शन बनाई गई है वो कुछ ये है। ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, एग्ज़ाम में अक्सर आती रहती है, और अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे। और जो ब्रोमीन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो कुछ ये है, और उसका हाफ सेल कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिए। तो ऐसे इन्हीं से, और ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसका एक फिक्स कर दिया गया है, जो SHE था यानी कि C, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 कर दिया गया है, मान लिया गया है 0। और इसी के रेफरेंस में ये सारी वैल्यूज़ लिखी गई हैं जो आपको इस सीरीज़ में दिख रही हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि जिसका SED यानी कि SEP यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, और जिसका सबसे कम होगा वो रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी डिस्कशन किया पूरा, यहाँ पे आप एक साइड देखिए, ये कोई एक इंडिविजुअल सेल है, ठीक है, हाफ सेल है, एक इंडिविजुअल हाफ सेल है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल इस इंडिविजुअल हाफ सेल का अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना होता तो वो हम कैसे लिखे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस साइड पे क्या है, SHE है यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उसी के रेफरेंस में लिखा गया है। यहाँ पे आप देखिए, इसको कैथोड मान लिया गया और इधर वाले को एनोड। अब इसके आसानी से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डिफरेंस बन जाएगा, तो इसकी वजह से हम लोग इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख पाएंगे। ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए है। तो यही चीज़ है, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। और ये आप ध्यान से देखें और इसको समझें कि यहाँ पे जो जितने भी ये सीरीज़ बनाई गई है, जो सीरीज़ अभी आपने देखा है इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज़, वो इसी के रेफरेंस में लिखी गई है, इसको 0 माना गया है, और इसी के रेफरेंस में ये सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस सीरीज़ में लगाए गए हैं। ओके, चलिए फिनिश करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। ठीक है, और आप ये जो भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से समझ लें, और बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तो सारी बातें वहाँ हमारी क्लियर हो जाएंगी।